हे गाइस, इस वीडियो का टॉपिक है इक्वालिटी विच इज़ चैप्टर नंबर 3 इन योर बुक्स। द NCERT एडिशन दैट आई एम यूजिंग इज़ द लेटेस्ट 2024 एडिशन। और ये वीडियो ज़्यादा इफेक्टिव होगी अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ। सो लेट्स बिगिन। इक्वालिटी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डज़ इक्वालिटी मैटर, वाई डज़ इट मैटर एंड वॉट इज़ इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। Equality is a notion of shared and common humanity which maintains that all humans deserve equal consideration and respect. It's a powerful moral and political ideal. अब इसका मतलब क्या हुआ? Equality is a notion of shared and common humanity. यानी हमारे जितने भी differences हैं, जेंडर, रेस, सोशल, एथनिक ग्रुप, लैंग्वेज, रिलीजियस डिफरेंस, इन सब के बियॉन्ड हमारा एक कॉमन हेरिटेज एग्जिस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। तो उस ह्यूमैनिटी के कॉमन हेरिटेज से इंस्पिरेशन लेना, उस नोशन को बोला जाएगा इक्वालिटी। यहाँ पे क्या हमारा कंक्लूजन निकलता है कि ह्यूमंस डिस्पाइट ऑल देयर डिफरेंसेस डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। ये नोशन हमेशा से इंसानों को इंस्पायर करता आया है, बट स्पेसिफिकली लास्ट के 400 साल यानी मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी इक्वालिटी एज अ सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा पुश मिला। वाई? बिकॉज ऑफ ऑल द फ्रीडम मूवमेंट्स या फिर क्लास स्ट्रगल्स कह लो। ठीक है, क्लास स्ट्रगल्स ऐसे या जितने भी रेवोल्यूशंस हुए हैं, उस सब में इक्वालिटी एज अ प्रिंसिपल बहुत यूज़ आया, इसलिए स्पेसिफिकली वहाँ पे इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नाउ इट्स एन आइडियल। आइडियल का मतलब क्या हुआ? आइडियाज़ के रेल्म में एग्जिस्ट करना वाला। एक होता है आपका रियल वर्ल्ड, जो कि आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है ना, अब प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। आइडियल वर्ल्ड यानी आइडियाज़ की दुनिया में एग्जिस्ट करने वाला। अब आइडियल क्या हुआ? जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल कि चोरी नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आइडियलिज्म। चोरी बुरी बात है, चोरी किसी को नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आइडियलिज्म। बट आप रियल वर्ल्ड में क्या देखते हो कि चोरी होती है, ढेर सारी रीजंस की वजह से होती है, अच्छे बुरे हर किसी रीजंस की वजह से चोरी होती है। सबको पता है चोरी नहीं करनी चाहिए, बट होती है स्टिल। दैट इज़ रियल वर्ल्ड। ठीक है, रियलिटी। आइडियल मतलब क्या होना चाहिए, कैसे चीज़ें सही होनी चाहिए, दैट इज़ आइडियल। नाउ वाई इक्वालिटी इज़ एन आइडियल? बिकॉज रियलिटी में आप हर जगह देखो अपने अराउंड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। जहाँ भी आप देखोगे आपको हर जगह इनइक्वालिटी दिखेगी। अच्छा, पॉलिटिकली व्हाट इज़ इक्वालिटी? पॉलिटिकली इट्स एन आइडिया दैट ऑल ह्यूमंस हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, कास्ट, जेंडर, रेस, नेशनैलिटी। अभी आपके आपके फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा, राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है ना, राइट टू इक्वालिटी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वहाँ पे आप इससे रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ आप इतना जान लो कि आइडिया दैट ऑल ह्यूमंस हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस उनके जितने भी डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल आइडियल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी हमने ये बात करी कि इनइक्वालिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो इससे ढेर सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि यार फिर जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो हम इक्वालिटी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं हर वक्त कि भाई होनी चाहिए, होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी को हटाओ। अगर इनइक्वालिटी को हटाएं, अगर इनइक्वालिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है तो क्या उसको हटाने का हमें इतना, उसको हटाने के लिए पैशन दिखाना चाहिए? ठीक है, इनइक्वालिटी कहीं परमानेंट फीचर तो नहीं? इज़ इट परमानेंट? या फिर इनइक्वालिटी कौन सी सही होंगी, कौन सी इनइक्वालिटीज़ गलत है, इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें हम? तो ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट नीड नॉट ऑलवेज मीन ट्रीटिंग देम इन एन आइडेंटिकल मैनर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तो हमने एक चीज़ समझी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, बट इक्वालिटी का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि आप सबको सेम मैनर में ट्रीट करोगे। कई बार इक्वालिटी का मतलब डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में बैठे हो, आप वेट कर रहे हो अपने नंबर का, आपको सिर्फ रेगुलर चेकअप है, आपके सामने से कोई दूसरा एकदम से न्यू पेशेंट आता है, इमरजेंसी पेशेंट, उसकी जान खतरे में है और उसको आपसे पहले अंदर भेज दिया। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, वहाँ पे आपको अनफेयर फील नहीं होगा या इनजस्टिस फील नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान की जान खतरे में थी, वो ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज था। आपका तो रेगुलर चेकअप है, तो इवन दो टेक्निकली आपका नंबर पहले आना चाहिए था, बट आप उस चीज़ को जाने देते हो क्योंकि उसको आप उस पेशेंट को ज़रूरत थी, अदरवाइज उनकी जान जा सकती थी। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल में आप वेट कर रहे हो सिमिलरली लाइन अपने नंबर आने का कि डॉक्टर आपको कब बुलाएगा, 3-4 घंटे से आप वेट कर रहे हो, अचानक से आप देखते हो कोई अमीर बाप का बेटा आता है और फिर वो 5 मिनट के अंदर अंदर जस्ट उसका कुछ भी कह लो, उसकी कास्ट फेवर होगी, कास्ट वाला फेवर होगा, या फिर उसका कोई कनेक्शंस होंगे, या वो बस अमीर है, उसको 2-3 मिनट के अंदर सीधा एंट्री मिलती है आपसे पहले, आप 3-4 घंटे से वेट कर रहे हो। यहाँ पे टेक्निकली आपको इनजस्टिस फील होएगा, आपको अनफेयर फील होगा, आपको मिस ट्रीटमेंट फील होगा और इनइक्वालिटी फील होगी आपको वहाँ पे सेम सिचुएशन में। अब पहले वाले केस में डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी अलग अलग ट्रीटमेंट आपको अनफेयर क्यों नहीं लगा? क्योंकि वहाँ पे वो जस्टिफिकेशन थी उसकी, वहाँ पे इंसान की जान जा रही थी और आप वेट कर सकते हो। वहाँ पे इक्वालिटी आपने एनफोर्स करी ही डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके। ठीक है,
वहाँ पे एक ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज था इंसान, और उसको आपने हेल्प कर दी एक लाइन में पहले जाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इक्वालिटी वैसे इन्फोर्स हो गया, आपने उसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल प्रोविजन क्रिएट कर दिया। बट दूसरे केस में वहाँ पे ऐसा कोई भी केस नहीं था, वो अमीर इंसान को वेट करना चाहिए था, बट क्योंकि उसकी सोशल स्टेटस हाई था तो उसको पहले जाने दिया, वहाँ पे गलत हुआ, वो इनइक्वालिटी होगी। नाउ देर आर दोज सिचुएशंस वेयर नॉन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट इज एक्सेप्टेबल, जैसे अभी हमने बात करा पहले वाला एग्जांपल, वाइल अदर सिचुएशंस वेयर इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, ठीक है, वो दूसरा वाला सिचुएशन जिसमें वो कनेक्शंस वाला इंसान आपसे आगे निकल गया बिन बात। इससे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, नेचुरल एंड सोशल इनक्वालिटीज़। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब हुआ कि हर किसी को रिगार्डलेस ऑफ उनके टैलेंट्स और स्किल्स कैसी भी हों, ठीक है, उनको एक्सेस टू एक्सेस टू एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये उनको इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये उनको सबको सेम वे में प्रोवाइड करना चाहिए, रिगार्डलेस, वो मैटर नहीं करता कि बाकी वो कैसा बाद में परफॉर्म करते हैं, बट उनको चांस तो सारों को एक मिलना चाहिए ना। अगर कोई ड्राइंग कंपटीशन होता है, हर किसी को पेपर और कलर तो मिलेगा ना, बाकी वो बाद में दिखेगा उसमें से कौन से आर्टिस्ट हैं। ज़्यादातर लोगों को ड्राइंग नहीं आएगी, बट कुछ तो होंगे उसमें 2-3 टैलेंटेड इंसान, वो उनके टैलेंट के बेसिस पे आगे निकल रहे हैं। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी को फटा हुआ पेपर दे दिया, किसी को आपने कलर्स दिए ही नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इक्वल नहीं हो रही, वहाँ पे गलत हो जाएगा। दैट इज़ नॉट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको सेम पेपर मिल रहा है, सबको सेम कलर्स मिल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज़ ऑलवेज डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम उस पर आते हैं नेचुरल एंड सोशल इनक्वालिटीज़। नेचुरल यानी रिजल्ट ऑफ कैपेबिलिटीज, टैलेंट्स, जैसे अभी हमने बात करी, कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं ढेर सारी चीज़ों में, कुछ लोगों को नहीं आता वो चीज़ करना, कुछ लोगों को जादू से ऐसा लगता है कि वाह इनके लिए तो बड़ा आसान है चीज़ें करना, डांस करना सपोज करो, या कुछ लोग नेचुरली गाने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग ड्राइंग करने में बहुत अच्छे होते हैं, दोज आर नेचुरल कैपेबिलिटीज़। सोशल इनक्वालिटीज़ क्या होती हैं आपकी, रिजल्ट ऑफ इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे हमने पहले बात करी कि आपने सोशली सिचुएशन ख़राब कर रखी है, हॉस्पिटल वाले एग्जाम्पल में आप कह लो, वहाँ पे आप उससे आप कह सकते हो सोशल इनक्वालिटी। अगर सपोज करो इस इंसान को उसके सोशल आइडेंटिटी के बेसिस पे फेवर मिल रहा हो, तो वहाँ पे सोशल इनक्वालिटी हो रही है, सोशल रीजंस की वजह से, वहाँ पे कोई नेचुरल रीज़न नहीं है, तो रिजल्ट ऑफ इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा इसमें, नेचुरल इनक्वालिटीज़ आर नेचुरली प्रोड्यूस, ऑब्वियसली दे आर नेचुरल इन नेचर बाय बर्थ। सोशल इनक्वालिटीज़ सोशली प्रोड्यूस, अब इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट हमारा है यूजुअली अनऑल्टरेबल एंड दे आर ऑल्टरेबल। अब यूजुअली अनऑल्टरेबल का मतलब क्या हो, ऑल्टरेबल मतलब जिसको चेंज करा जा सकता है, अनऑल्टरेबल मतलब जिसको चेंज नहीं करा जा सकता। यूजुअली मतलब ज़्यादातर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ को या टैलेंट्स को आप जादू से किसी के अंदर नहीं डाल सकते, वो इसलिए अनऑल्टरेबल कही जाती हैं। आप उनको एकदम से चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल इनइक्वालिटियों को आप नहीं चेंज कर सकते। आपने अचानक से वीक इंसान को स्ट्रॉन्ग बना दिया, या किसी को बिल्कुल भी नहीं आती थी और नेक्स्ट डे उठ के वो ड्राइंग पूरा पेंटर बन गया, वैसा नहीं हो सकता। दैट इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सोशल इनइक्वालिटीज़ को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सोशल इनजस्टिस होते हुए देख रहा है, आपने उसको रोका, या आपने पॉलिसीज़ बनाई, आपने जस्टिस किया, आपने एफर्ट्स लगाए जिसकी वजह से वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सोशल इनजस्टिस दूर हो रहा है, उसको आपने चेंज कर दिया, तो वो ऑल्टरेबल है। नाउ देर आर सम केसेस जहाँ पे सोशल इनक्वालिटीज़ बेस्ड होती हैं नेचुरल इनक्वालिटीज़ पे। इसका क्या मतलब हुआ, अब नेचुरल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, नेचुरल डिफरेंसेस हर किसी में एग्जिस्ट करेंगे, बट उसके बेसिस पे आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन को या सोशल इनइक्वालिटी को जस्टिफाई जब करते हो, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसमें बेस्ट एग्जांपल है आपका पोजीशन ऑफ वुमेन। नाउ वुमेन आर यूजुअली वीकर देन मेन, ठीक है, बट उसके बेसिस पे आप वुमेन के मिस ट्रीटमेंट को थोड़ी ना जस्टिफाई कर सकते हो कि यार इनको तो कुछ भी नहीं करने देना चाहिए, ये तो वो तो गलत चीज़ होगी ना, वो गलत बात होगी। जस्ट बिकॉज वो फिजिकली वीकर हैं वुमेन, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको फिर इक्वल सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं करोगे, दैट इज़ रॉन्ग। वो होगा सोशल इनक्वालिटी, जो कि आप नेचुरल डिफरेंसेस को यूज़ करके, एक्सप्लॉइट, मिस यूज़ करके, उसका गलत यूज़ करके बना रहे हो सोशल इनक्वालिटीज़ को। नेक्स्ट हमारा नेचुरल इनक्वालिटीज़ दैट आर ऑल्टरेबल, यानी जो चेंज हो सकती है। नेचुरल इनक्वालिटीज़ जहाँ पे चेंज करी जा सकती है, इसमें बेस्ट एग्जांपल होगा आपका मेडिकल साइंसेज में एडवांसमेंट। अब नेचुरल चीज़ों को आपने मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, जो चीज़ें पहले पॉसिबल नहीं होती थी उनको आपने अब पॉसिबल बना दिया, उसमें आप नेचुरल इनक्वालिटी को दूर कर रहे हो, उसको आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। नाउ we come to our next point, next topic, 3 dimensions of equality: political equality, social inequality, economic equality. Now what is political equality? Political equality मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बेसिस पे इक्वालिटी आपको मिल रही है, जैसे लीगल राइट्स, या फिर आपका जो भी राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू गारंटीड है, फॉर एग्जांपल आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इसे बोलेंगे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी। यानी हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, कोर्ट्स के सामने, कोर्ट्स आपके जस्टिस सिस्टम आपका, आपके लॉ के सामने हर कोई इक्वल है, चाहे वो
कितना अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे किसी का सोशल स्टेटस बहुत हाई हो, चाहे किसी का बहुत लो सोशल स्टेटस हो, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दैट, वो सब मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वालिटी, लॉ के सामने आप सब एक हो, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब हर किसी के पास लीगल राइट्स इक्वल वे में है ना, तो उसे बोलेंगे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें गारंटी करी गई हैं उसे बोलेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सोशल इक्वालिटी। अब आप अपने आसपास देखो, समाज में इतनी सारी सोशल बेसिस पे इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, यानी आपकी सपोज करो आपकी लैंग्वेज कौन सी बोलते हो आप, उसके बेसिस पे, आप रिलीजन कौन सा फॉलो करते हो उसके बेसिस पे, आप कौन सी कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे, आप कौन से एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हो उसके बेसिस पे, इस सब के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन होना और डिस्क्रिमिनेशन होना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, उसको हम बोलेंगे सोशल इनइक्वालिटी। उसके बेसिस पे अगर लोग अपना आगे नहीं बढ़ पा रहे, खुद को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, डेवलप नहीं कर पा रहे, तो वो इनइक्वालिटी मानी जाएगी। अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो ऐसी इनइक्वालिटी को दूर करे। हाउ विल दे डू इट? बाय गारंटिंग मिनिमम डिग्निटी एंड वेलफेयर रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस। उनकी पॉलिसीज़ कह लो आप, उनके या जो भी ये आपके लॉ के थ्रू ऐसे लॉज बनाए जाएँ जिसमें सब ये सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने का अटेम्प्ट हो, है ना, तो उसको बोलेंगे सोशल इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करना। अगर आपको पूरी तरह इक्वालिटी लानी है तो आपको सोशल इनइक्वालिटी दूर करनी होगी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी दूर करनी होगी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी दूर करनी होगी। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी आप कैसे एस्टैब्लिश करें और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को आप कैसे दूर करेंगे, वो कैसे करेंगे आप अपने सोसाइटी में? सबसे पहले तो आप एनालिसिस करेंगे कि ऐसा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कैसे करती है, कितनी एग्जिस्ट करती है। अब उसके मीन्स कैसे अलग अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप, एक कॉन्सेप्ट होता है BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी एक पॉवर्टी लाइन, एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम, उसके बिलो आपकी कितनी आबादी, आपकी कितने पॉपुलेशन उस इनकम लेवल के बिलो जीते हैं, ठीक है, उनको उतना ही सहारा है लाइफ में। तो जितने आपके वो लोग उसके नीचे, उस लाइन के नीचे एग्जिस्ट करेंगे, उसको आप बोलेंगे BPL, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग। या फिर आप देख सकते हो समाज में, आपकी सोसाइटी में कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, वैसा कंपैरिजन कर सकते हो। उसको कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को स्टडी करना, इनइक्वालिटी को, ठीक है। और उसको स्टडी करने के बाद आप न्यू अटेम्प्ट्स, पॉलिसीज़ क्रिएट करते हो, लॉज बनाते हो, जिससे आप सपोज करो कोई स्कीम डाल रहे हो जिससे गरीब की मदद हो रही है, ठीक है, उससे आप इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश कर रहे हो और पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी में आगे थोड़े और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म फॉर एग्जांपल। उससे पहले हमारे बुक में एक चीज़ एक और दी हुई है, एक बॉक्स में दी हुई है आपकी बुक्स में, इट्स कॉल्ड फेमिनिज्म। अब इस बॉक्स को आप पढ़ लेना। फेमिनिज्म क्या आइडियोलॉजी है? फेमिनिज्म इज़ द आइडियोलॉजी की जितनी भी इनइक्वालिटीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, वो किस रीज़न की वजह से हैं? वो है पेट्रियार्की की वजह से, ठीक है, पेट्रियार्की। अब पेट्रियार्की क्या होती है? इट मीन्स अ मेल सेंट्रिक कल्चर। मेल सेंट्रिक यानी मर्दों के अराउंड रिवॉल्व करने वाला कल्चर, जिसमें आपका डोमिनेंस जो होती है वो मेल्स की होगी, ठीक है, आदमियों की डोमिनेंस होगी, लेडीज़ को सेकंड हैंड सिटीजन्स की तरह ट्रीट करा जा रहा है। और आपका जो ब्लड लाइन है, आपकी ब्लड लाइन कह लो, या फिर जिसको आप बोल सकते हो डिसेंट, ठीक है, आप अपना लिनिएज कैसे ट्रेस करते हो, डिसेंट, आपका लिनिएज वो मेल लाइन के थ्रू आपका ट्रेस हो रहा है। फीमेल आपका फीमेल लिनिएज मैटर नहीं करता, आपके पापा, ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर वो कौन थे, कैसे थे, उसके हिसाब से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं पेट्रियार्की। और पेट्रियार्कल कल्चर फेमिनिस्ट के हिसाब से इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। समाज में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो पेट्रियार्की की वजह से है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट उसके बारे में बात करते हैं, आप उस बॉक्स को पूरा पढ़ लेना। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी में ही हमें आगे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, मार्क्सिज्म फॉर एग्जांपल, लिबरलिज्म। अब ये अलग अलग वेज हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को देखने के और उसे सॉल्व करने के, ठीक है, अलग अलग व्यूज़ कह लो आप इनको। मार्क्सिज्म क्या कहता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रूट कॉज है, यानी वो जड़ है बाकी सारी इनइक्वालिटीज़ का। बाकी जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है, चाहे पॉलिटिकल कह लो, सोशल कह लो, ठीक है, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं वो सब किसकी वजह से एग्जिस्ट करती हैं? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से। ये मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं। लिबरल्स ऑन द अदर हैंड बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज़ नॉट द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। उनके हिसाब से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब मेन कॉज नहीं है। जितनी भी आपके सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है, उसका जड़ रीज़न जिसको मार्क्सिस्ट कह रहे थे, वो इनके हिसाब से वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नॉट इनफ। मार्क्सिस्ट के हिसाब से आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर प्रोवाइड कर भी रहे हो तो भी वो इनफ नहीं है, आपको और ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए और आपको कुछ चेंजेस लाने चाहिए। लिबरल्स के हिसाब से, लिबरलिज्म के हिसाब से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कर दी ना वो प्रोवाइड, तो बस बहुत है, उनके हिसाब से बहुत है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ सफिशेंट, ठीक है। मार्क्सिज्म इट डिसलाइक्स स्टेट इंटरवेंशन यानी आपकी कंट्री, आपका नेशन, आपका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
चीज़ों में, वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। एंड वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन को, स्टेट के वेरी कॉन्सेप्ट को ही हेट करते हैं मार्क्सिस्ट, ठीक है, कि ये जो सिस्टम है पूरा, ये बेसिकली उनके हिसाब से ये गलत होता है स्टेट सिस्टम। लिबरल्स ऑन द अदर हैंड दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द स्टेट इंटरवेंशन। उनके हिसाब से स्टेट इंटरवेंशन में कोई दिक्कत नहीं है एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अनजस्ट, ठीक है, मतलब जब तक वो अनफेयर गलत नहीं है स्टेट इंटरवेंशन, तब तक तो सब कुछ ठीक है। और अगर वो स्टेट इंटरवेंशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करने के लिए करी जा रही है तो उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है स्टेट इंटरवेंशन में। बट अगर वो कुछ भी डिक्टेटर अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर रहा है स्टेट, ठीक है, गलत कर रहा है, फिर उनको प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज लिबरल्स को स्टेट इंटरवेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एक्सक्यूज मी, मार्क्सिज्म क्या बिलीव करता है? इट सीक्स टोटल पब्लिक कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी पब्लिक का राज हो जितने भी रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी, अगेन जो इसका ही एक्सटेंशन है पार्ट की स्टेट को हटाना चाहता है वो, और पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए रूल्स आपके रिसोर्सेज एंड प्रॉपर्टी पे। लिबरलिज्म इट सीक्स फ्री जस्ट एंड ओपन कॉम्पिटिशन। लिबरलिज्म ऐसा कोई पब्लिक कंट्रोल की बात नहीं करता कि पब्लिक को कंट्रोल करना चाहिए और हर किसी को सेम मिलना चाहिए, नहीं, वो ऐसा बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, जस्ट कंपटीशन, जस्ट मतलब फेयर, यानी उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए उस कंपटीशन को, ओपन कंपटीशन होना चाहिए, और उसके हिसाब से जो जीता जो हारा वो हर किसी को अपना ड्यू मिलेगा उसके हिसाब से। मार्क्सिस्ट बिलीव करते हैं दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी आर लिंक्ड, यानी सारे आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उन सब जो चेन बनी हुई है उसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उस सब का जड़ रीज़न है, रूट कॉज है, ठीक है। लिबरल्स ऐसा बिलीव नहीं करते, दे डोंट बिलीव दैट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर नेसेसरीली लिंक्ड। नेसेसरीली मतलब हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनके हिसाब से हमेशा वो लिंक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभार हो सकती है और ढेर सारी बारी नहीं भी हो सकती, तो वो ऐसा बिलीव करते हैं। ये डिफरेंस हमने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं सोशलिज्म। नाउ व्हाट डज सोशलिज्म मीन? एन इकोनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, role of private sector exists but in a limited and controlled form, various kinds of inequalities are linked, ठीक है, एज पर सोशलिस्ट। अब आपको इसको मार्क्सिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, मार्क्सिज्म अलग चीज़ है, ये सोशलिज्म उसके जैसा सेम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो, सोशलिज्म मार्केट से, फ्री मार्केट से सोशलिज्म को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी मार्क्सिज्म को है। मार्क्सिज्म को सोशलिज्म फ्री मार्केट से प्रॉब्लम है, सोशलिज्म को फ्री मार्केट से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट वो उसमें बस ये कहते हैं कि सोशलिस्ट क्या कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा आपका कंट्रोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और लिमिटेड रोल होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का। मार्क्सिस्ट प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह ही डिसलाइक करते हैं, उनको तो पसंद ही नहीं, वो हटाना चाहते हैं इसको, ठीक है। बट सोशलिस्ट कहते हैं कि होना चाहिए इनका रोल, बट लिमिटेड वे में, कि ज़्यादा पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहिए और इनके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, सोशलिस्ट को जो स्टेट इंटरवेंशन हमने अभी पहले बात करी थी नीचे, ठीक है, स्टेट इंटरवेंशन यानी आपका गवर्नमेंट, उससे सोशलिस्ट को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, वो भी यही कहते हैं कि कम ही होना चाहिए स्टेट इंटरवेंशन, बट वो मार्क्सिस्ट की तरह स्टेट को हटाने की और ये सब टाइप की रेवोल्यूशन ला के सब कुछ उड़ाने की बात नहीं करते सोशलिस्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड सोशलिज्म। और सोशलिज्म के हिसाब से जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है वो लिंक्ड है, ठीक है, ये मार्क्सिज्म के साथ इनका कॉमन है और लिबरलिज्म के साथ इसका कॉमन नहीं है। लिबरल्स बिलीव करते हैं कि नहीं होती कोई भी लिंक्ड, ठीक है, सोशलिस्ट बिलीव करते हैं कि दे आर लिंक्ड, ठीक है। अब आपके इसमें बुक में दिया हुआ है राम मनोहर लोहिया का एक बॉक्स दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ लेना, वो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। बस लगेगा, दिखने में लगेगा कि बहुत लंबा है, बट इतना एज सच इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राम मनोहर लोहिया हमारे हिस्ट्री में एक फेमस पर्सन थे जिन्होंने वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ आइडेंटिफाई करी थी उस ज़माने में, आपके इंडिपेंडेंस वाले ज़माने में या पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लो, जिस भी टाइम में थे, बेसिकली 20th सेंचुरीज़ में, ठीक है, सेंचुरी में। सप्त क्रांति का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, सप्त क्रांति यानी 7 रेवोल्यूशंस, ठीक है। इन्होंने 7 इनइक्वालिटीज़ आइडेंटिफाई करी थी जो कि इंडियन सोसाइटी को ख़राब करती हैं, वो दूर हटाने की बात इन्होंने कही थी। वो आप 7 इनइक्वालिटीज़, वो आपको ध्यान में होनी चाहिए कौन सी इनइक्वालिटीज़ है, ठीक है, आपके बुक में दी हुई हैं, आप उसको पढ़ लेना, बट मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एक तो है इनइक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स, ठीक है, मैन एंड वुमेन वाला डिफरेंस, ये जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अनइक्वल सिस्टम है ये, ठीक है। दूसरा है हमारा इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर। अब ये तो कहने की बात है ही नहीं, इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद बीइंग लाइट। हमारे यहाँ तो फेयर एंड लवली को ऐसे यूज़ करते हैं, बड़ा प्राउड से यूज़ करते हैं, शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि कलरिज्म को इतना नॉर्मलाइज्ड बना रखा है, बस खुले में सबको, मतलब गोरी चमड़ी के पीछे मरे जा रहे हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं टिपिकल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है जिसको सॉल्व होना चाहिए। जैसा भी आपका कलर है उस पर आपको प्राउड होना चाहिए और आपको अपनी फिटनेस वगैरह पे फोकस करना चाहिए, आप अपने आप अच्छे दिखने लग जाओगे। ये गोरे काले के उस पर आपको ज़्यादा ऑब्सेस करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने सेकंड वाला दिया था स्किन कलर के बेसिस पे, बेसिकली कलरिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। थर्ड हमारा है, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है अपना इनइक्वालिटी वाला, कास्ट बेस्ड, ऑब्वियसली कास्टिज्म, ये तो मेंशन, इसको क्या ही एक्सप्लेन करा जाए, कास्टिज्म, इसके पीछे पड़े रहेंगे इंडियंस, तो ये दूर हटाने की बात करिए। बाकी फिर कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज़, अब इसको इन्होंने भाई कॉलोनियल ट्रॉमा बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, कॉलोनियल ट्रॉमा यानी आप
आपको जो कॉलोनियलिज्म की वजह से आप पे जो जो अंग्रेज़ों ने राज किया या किसी भी पावर ने दूसरी कंट्री ने आप पे राज करा, आपको गुलाम बना के रखा, उसकी वजह से आप पे जो एज अ कंट्री एज अ नेशन इंजरीज आई, आप पे जितनी भी चोटें लगी हैं उससे आप हील ही नहीं हो पा रहे, ठीक ही नहीं हो पा रहे। तो इन्होंने उस इनइक्वालिटी को ठीक करने की बात कही थी कि वो दूर हटाने की इन्होंने बात करी है। और फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये तो आई जाएगी, ये भी इन्होंने मेंशन करा। इसके बाद इन्होंने बाद में 2 और ऐड कर दी थी इसमें इनइक्वालिटीज़, जो कि इन्होंने कहा था कि रेवोल्यूशन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ अगेंस्ट अनजस्ट इंक्रोचमेंट्स ओवर ऑन प्राइवेट लाइफ। ठीक है, यानी प्राइवेट लाइफ में आपका इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो आपका सिविल फ्रीडम है। ठीक है, कि आपके प्राइवेट लाइफ में किसी को क्या लेना देना, बाहर वाले का क्या मतलब। ठीक है, मोहल्ले की आंटी अंकल का थोड़ी ना कोई वो रिस्पो होना चाहिए कि आपके प्राइवेट लाइफ में कमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये इनइक्वालिटी बोली थी कि इसको दूर हटाना है। और फिर लास्ट इन्होंने कहा था कि इन फेवर ऑफ सत्याग्रह, कि वेपन्स को हटा दो। ये उस टाइम पे बड़ा फैशन चला हुआ था, है ना, कि सारे वेपन्स, और जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट भी कह सकते हो आप, उस टाइम पे सत्याग्रह के पीछे सब लोग पड़े हुए थे। 20th सेंचुरी में ये बहुत हो रहा था, तो इन्होंने भी वही कि वेपन्स को दूर हटाओ और सत्याग्रह में, नॉन वायलेंस में बिलीव करो। तो ये इनका 7th पॉइंट था, ये इनकी सप्त क्रांति थी, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, अच्छा। अब हम आ जाते हैं, हाउ कैन इक्वालिटी बी प्रमोटेड। नाउ इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड इन 2 ways: एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अब एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल इक्वालिटी मतलब फॉर्मल वे में आपने ऑन पेपर सबको इक्वल बना दिया। ठीक है, यानी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि सारे लोग इक्वल हैं, आपने लॉज पास कर दिए। ठीक है, आप इक्वल ट्रीटमेंट एटलीस्ट उसकी तरफ आपका एम है एज अ सोसाइटी। आपने फॉर्मली एस्टैब्लिश कर दिया जो भी जितने भी आपके पहले से एग्जिस्टिंग आपकी बैकवर्ड प्रैक्टिसेस थी, सपोज करो ट्रेडिशंस कह लो, जिसके बेसिस पे जेंडर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, या फिर आपके कास्ट आइडेंटिटी या किसी भी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पे गलत ट्रीटमेंट हो रहा था या आपको पिछड़ा बनाया जा रहा था, उस सब को आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया एक तरह से, कि ये सब बैन कर दिया, कि ऑन पेपर आपने बैन कर दिया कि ये इलीगल है, ये गलत है। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्मल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना। लॉ के थ्रू आपने एस्टैब्लिश कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश कर लिया। बट अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश करना इक्वालिटी को। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मल इक्वालिटी आपने बोल तो दिया पेपर पे कि हाँ होना चाहिए इक्वालिटी, सारे लोग इक्वल है, बट ऑन ग्राउंड इन रियलिटी क्या ऐसा चेंज आ रहा है? ये तो आइडियल हो गया ना, ये वाली चीज़ आइडियल होगी जो अभी हमने इसकी बात करी, ये वाली। बट रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में आप देख रहे हो, रियलिटी तो बिल्कुल ही अलग है। सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हैं, जो भी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो आपको सारी जगह मिलेंगी। तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है? इसका इफेक्ट तो हो नहीं रहा फॉर्मल इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने का। इसलिए आपको ऑन ग्राउंड आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिसको आप इसके थ्रू करा जाएगा, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। यानी सपोज जितने भी जो भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी आपके ऑलरेडी एट अ बैक फुट पे हैं, ठीक है, जिनको पहले से ही नुकसान हुआ पड़ा, या फिर पिछड़े वर्ग के लोग हैं आपके, उनको आप स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करोगे। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस, इसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव एक्शंस। कह लो आप इसको, वन ऑफ द वेज ऑफ दैट इज एफर्मेटिव एक्शंस, एक्शन, स्पेशल ट्रीटमेंट। अब एफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या हुआ? स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ वैसे तो, बट थोड़ा डिटेल में इसका मतलब हुआ कि इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ, बट आपको उसमें इनइक्वालिटीज़ को जो डीपली रूटेड है ग्रास रूट लेवल पे, यानी ज़मीन पे बिल्कुल ही इतना, उसको आप इतनी ईजिली थोड़ी ना हटा सकते हो बस एक पेपर पे लिख के। तो उनको आपको दूर करने के लिए एफर्मेटिव एक्शन यूज़ करना होगा, यानी आपको स्पेशल प्रोविजंस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होगा, स्पेशल कंसिडरेशंस देखनी होंगी, आपको देनी पड़ेंगी उन वर्गों को, उन सोसाइटी के, उन समाज के उन लोगों को जो कि पिछड़े वर्ग के हैं। ठीक है, इसमें आप कह लो वुमेन को सपोर्ट देना, या फिर आपके जितने भी अनटचेबल्स जिनको हमेशा से गलत ट्रीटमेंट हुआ है उनको सपोर्ट देना, या फिर सपोज करो किसी की लैंग्वेज एक्सटिंक्ट होने वाली है बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन। ठीक है, उनकी लैंग्वेज को आप स्पेशल सपोर्ट दे रहे हो ताकि वो अपनी लैंग्वेज को सेव कर सके, प्रिजर्व कर सकें, बढ़ा सकें, तो उसे बोला जाएगा एफर्मेटिव एक्शन, स्पेशल कंसिडरेशंस प्रोवाइड करना। अब ढेर सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी मिलेंगे। ठीक है, आपको ये स्पेशली आपको तो फ्यूचर में अब और मिलेंगे, आप 11th-12th में और आगे कॉलेज में जाओगे, ऐसे ढेर सारी जनता मिलेगी आपको कि यार रिजर्वेशन इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, वो हमेशा आएंगे कि खुद का उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा होगा, खुद की रैंक होगी 10,000 12,000, टॉप 100 में तो कहीं आएंगे, रैंक होगी इतनी पीछे, बट फिर बैठ के रैंक होगी उनकी लाखों में, 10 लाख के भी दूर होगी रैंक, बट फिर ब्लेम करेंगे अपने फेलियर को रिजर्वेशन पे कि यार रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये देखो कितना गलत हो रहा है। अब ऐसे लोगों को अब वो अलग टॉपिक है रिजर्वेशन में कि क्रीमी लेयर और वो सब, उसमें हम नहीं घुसना। ठीक है, बट हाँ वो वहाँ पे एक करा जा सकता है डिबेट कि क्रीमी लेयर को थोड़ा सा आप इतना रिजर्वेशन का फ़ायदा ना उठाने दें, ताकि बाकी जो एक्चुअल में रिजर्वेशन के नीड में लोग उनको भी मिले, बट वो डिस्कशन अलग है। रिजर्वेशन के जो क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग हैं उनको ये समझना होगा कि इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब वो इसी के पीछे होते रहते हैं ना कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, फिर वो कहते हैं कि इक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट हो रही है। इक्वालिटी तो भाई एग्जिस्ट हो रही है, बट इट इज़ एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जब आप पॉलिसी वे में इक्वालिटी को अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बना के रखे हुए हैं, तो फिर
ऑटोमेटिकली जो पहले से पीछे हैं, जो पहले से एट अ डिसएडवांटेज है, उनको हेल्प करके ही तो आप इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर पाओगे। अब उनको आप अगर स्पेशल वे में हेल्प कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो बाकियों के साथ सेम लेवल पे आ सके, वो कहाँ से अनइक्वल हुआ, उसमें थोड़ी ना कुछ भी गलत हुआ। तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स कॉल्ड इक्वालिटी एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। और फिर इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स होना वो अलग चीज़ हो जाती है कि हर किसी को राइट, अब हर किसी को राइट तो मिले ही हो है ना, बट इनइक्वालिटी तो आपकी तब भी दूर नहीं हो रही, फिर आपको दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ रही हैं, तो उसे बोलते हैं कि ये डिफरेंस है उनका, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कि ट्रीटिंग एवरीवन इन एन आइडेंटिकल मैनर, ट्रीटिंग एवरीवन एज एन इक्वल, दीज आर ऑल्सो अगेन टू डिफरेंट थिंग्स। इसी का एक्सटेंशन है ये चीज़ भी। सबको इक्वल की तरह ट्रीट करना मतलब चाहे उसकी आइडेंटिटी कैसी भी हो, आप उसको सेम वे में ट्रीट करो। जस्ट बिकॉज वो अमीर है या बड़ा इंसान है, आप उसकी चापलूसी नहीं कर रहे, ठीक है। और जस्ट बिकॉज वो पिछड़े वर्ग से है, तो आप उसको बिन बात बुरा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। इसमें इसको बोला जाता है इक्वल ट्रीट करना। आप उनको इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट कर रहे हो, आप उनकी कॉमन ह्यूमैनिटी को नोटिस कर देखकर उसके हिसाब से उनको इंडिविजुअल की तरह ट्रीट कर रहे हो, ना कि आप उनके सोशल स्टेटस या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे उनको जज कर रहे हो। उसे बोलते हैं ट्रीटिंग एवरीवन एज एन इक्वल, ठीक है, कि एक समान। ट्रीटिंग एवरीवन इन एन आइडेंटिकल मैनर अलग चीज़ होगा। अब आइडेंटिकल मैनर, अब किसी का पैर टूटा हुआ है और दूसरा इंसान है एथलीट जो कि रेस में हमेशा टॉप पे आता है, उसको आप आइडेंटिकल मैनर में थोड़ी ना ट्रीट कर सकते हो कि भाई दोनों की रेस करा लो। उसमें तो जो ऑब्वियसली जो एथलीट है वो जीत ही जाएगा ना, जो हैंडीकैप पर्सन है वो कहाँ से जीतेगा। तो उससे बोलेंगे आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट करना, जो कि दैट इज़ नॉट ऑलवेज इक्वालिटी। वो इक्वालिटी कहाँ से हुई? अगर आप जिसका पैर टूटा हुआ है उसको थोड़ा ना आप सेम वे में ट्रीट कर सकते हो, उसको आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना, उसको आपको आर्टिफिशियल लेग लगवानी पड़ेगी या कुछ ना कुछ करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग दैन ट्रीटिंग एवरीवन एज एन इक्वल, ठीक है। और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट शुड ऑलवेज बी जस्टिफाइड। अब ये ज़रूर इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ये उनके लिए है जो कि क्रिटिसाइज करेंगे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा जस्टिफाइड होना चाहिए, अनजस्ट नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, क्योंकि फिर वो इनइक्वालिटी हो जाएगी, फिर तो गलत हो गया ना, आप फेवर कर रहे हो, आप एक तरह से वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ही कर रहे हो आप। तो जैसा भी डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है उसको आपको एक्सप्लेनेशन देनी होगी, जैसे अभी हमने इन सब में बात करी कि कब वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है, कब वो जस्टिफाइड है और कब वो गलत है। तो जब वो जस्टिफाइड है तब वो होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर।